नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षा मित्र आज एक बार फिर सत्ता की देहरी पर आए हैं अपनी फरियाद लेकर। जी हाँ, आज लखनऊ में प्रदेश के लगभग हर जिले और शहर और कस्बे से शिक्षा मित्र लखनऊ आए हैं धरना देने। उनका जुटान इको गार्डन में हो रहा है। मांग एक ही है, अनवरत, कि 10,000 रुपए में परिवार का भरण पोषण कैसे हो। 11 साल में 11 महीने 10,000 रुपया महीना शिक्षा मित्रों का कुल मानदेय ये है, और उसमें भी 1 तारीख को मानदेय मिल जाए इसकी गारंटी नहीं। कई बार महीनों लटक जाता है, महीनों अटक जाता है, कहीं मानदेय भटक जाता है। शिक्षा मित्रों की समस्या आज की नहीं, लंबे काल से ये पीड़ा चली आ रही है। कई बार शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर ये कोशिशें हुई, ऐसे संकेत आए निकल कर के शायद कोई समाधान खोजा जाए, कोई समाधान निकले। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक कमेटी भी बनाई थी। दिनेश शर्मा जी उस कमेटी के मुखिया बनाए गए थे। उस कमेटी का मैंडेट ये था कि भाई वो कमेटी एक बीच का रास्ता खोजे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक मानने से इनकार कर दिया, तो अब उसके बाद शासन के स्तर पर इन हजारों लाखों परिवारों की मदद के लिए क्या हो सकता है। एक प्रस्ताव आया था कि एक सम्मानजनक मानदेय इनको दिया जा सकता है। उसमें किसी तरह के किसी अदालत की अवमानना नहीं होगी, किसी अदालत की कोई बंदिश नहीं होगी। 25,000 रुपए महीने का एक फिगर भी निकल कर आया था अनौपचारिक बातचीत में, लेकिन वो कमेटी फिर विलुप्त हो गई, उसकी रिपोर्ट आई नहीं। ये संघर्ष जारी है। सैकड़ों शिक्षा मित्रों की जानें चली गई इसी पीड़ा में, इसी संत्रास में। बच्चे पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख करें तो कैसे करें, और अपना पेट भरें तो कैसे भरें। 10,000 रुपए और कोई शासकीय सुविधा नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं। एक प्रस्ताव था कि भाई इनको निःशुल्क इलाज की ही सुविधा मिल जाए, इनको, इनके परिवार की, तो भी एक बड़ी राहत हो जाए। अधिकारियों ने कह दिया अगर गरीब हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवा ले। ये संवाद का तरीका ठीक नहीं। सरकारी कर्मचारियों के इस तरह का एक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल सकता था इनको, ताकि अपने परिवार की कम से कम बीमारी हारी की समस्या से तो, कि आर्थिक बोझ से तो मुक्त होते। आज फिर सत्ता के दरवाजे पर मुनादी लेकर आए हैं हजारों शिक्षा मित्र। क्या होना चाहिए इनके साथ? ये इसी प्रदेश की संतान है, और कोई भी योजना हो उसके तहत कोई भर्ती हो, वो भर्ती अदालत की नजर में कैसी है अलग विषय है, लेकिन क्या कोई भर्ती जबरिया होती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं से 10-20 लड़के निकले और अचानक से बोले हम शिक्षा मित्र हो गए कल से और किसी भी स्कूल में काम शुरू कर दें? नहीं ना, सरकार की ही सहमति होती है, सरकार की प्रक्रिया होती है, नियमावली भी सरकार ही तैयार करती है। कोई शिक्षा मित्रों ने अपनी नियमावली खुद नहीं बनाई। ये कल्याण सिंह जी के समय में जब योजना शुरू हुई थी, जब कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय सरकार ने इसकी नियमावली बनाई। और जब गाज गिरे अदालत की, तो सर केवल उस व्यक्ति का जो भर्ती हुआ। मैं हमेशा हर योजना में ये सवाल उठाता हूं कि भाई कोई जबरदस्ती भर्ती हुआ क्या? दरवाजा तोड़कर कोई घुसा और शिक्षा मित्र बन गया? नहीं। फिर दंड
का भागी केवल वह व्यक्ति क्यों हो, वह व्यवस्था, वो अधिकारी, वो शासन, वो प्रशासन दंड का भागी क्यों नहीं हो जिसने ऐसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इनको सहायक अध्यापक के रूप में स्वीकार नहीं करते, ये नियुक्ति ठीक नहीं, शिक्षा में ठीक है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि जिन सरकारों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन व्यवस्थाओं के चलते इनको सहायक अध्यापक का दर्जा दिया, जिन लोगों ने, वो भी दंड के भागी होते, उनके खिलाफ भी मुकदमा होता, उनकी भी गिरफ्तारी होती, उनकी भी सैलरी रोकी जाती, उनको भी पदच्युत किया जाता, तब तो लगता कि भरपूर न्याय है और कांटा बराबर पर है, नपना एक है। एक झटके में लाखों परिवारों पर संकट छा गया। अब वो संकट आज तक जारी है। शिक्षा मित्र जाए तो जाए कहां? सारे शिक्षा मित्र उम्र के तीसरे चरण में जा रहे हैं धीरे धीरे। इस अवस्था में वो क्या दूसरा काम कर सकते हैं? इस उम्र के इस पड़ाव पर कोई दूसरा रोजगार कर सकते हैं? सारे शिक्षा मित्रों के परिवार में उनकी संतति, उनके बच्चे इस वक्त उस आयु वर्ग में है जिसमें माता पिता पर सर्वाधिक आर्थिक बोझ होता है बच्चों को नई दिशा देने के लिए। वो बोझ कैसे वो पूरा करें, वो दायित्व कैसे पूरा हो। और हर शिक्षा मित्र, लगभग हर शिक्षा मित्र ये उस आयु के वर्ग में है, अवस्था में है जब उस एक पीढ़ी के माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं। तो माता पिता की देखरेख कैसे हो, ये बड़े बुनियादी सवाल है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर शिक्षा मित्र आज लखनऊ में इकट्ठे हो रहे हैं इको गार्डन में। ये एक बड़ा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के लिए। यकीन मानिए, संविदा सामान्यतः शोषण का ही हथियार होती है, वो किसी स्तर पर हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बिजली विभाग में संविदा पर लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी में संविदा पर हो, चाहे हेल्थ में संविदा पर हो, जहां भी संविदा पर व्यक्ति है वो शोषण का शिकार है। उसकी मजबूरी का दोहन किया जा रहा है, उसकी विवशता का दोहन होता है। कहीं ठेकेदार दोहन करता है, कहीं सेवा प्रदाता एजेंसी जो है जिसको आउटसोर्स किया गया है मैन पावर प्रोवाइड करने का काम सरकार के द्वारा, वो शोषण करते हैं। अल्प मानदेय, अधिकतम काम, कोई सेवा लाभ नहीं, किसी तरह की सुरक्षा कवच नहीं। इन सब शोषणों के बीच से गुजरता है संविदा कर्मी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, संविदा के चलन को रोका जाना चाहिए। गुणवत्ता की कसौटी पर नियुक्तियां हो, अच्छा काम करें, उनके काम की सतत निगरानी हो, मूल्यांकन हो, ग्रेडिंग हो, लेकिन वेतन मिले। ये संविदा का मामला ठीक नहीं। और आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के हर राज्य में धीरे धीरे सरकारी नौकरियां समाप्त हो रही हैं और संविदा का बोलबाला बढ़ रहा है। लाखों लाख कर्मचारी संविदा पर है। क्या एक समय ऐसा लाना चाहते हैं हम कि डीएम और एसपी और डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर बाकी सारी व्यवस्था संविदा पर हो जाएगी? एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री और सरकार को छोड़कर बाकी सब संविदा पर ही चलेंगे क्या? ये तरीका भी ठीक नहीं। इसमें कई तरह के खतरे हैं। इसका एक मानवीय पक्ष तो है ही, दूसरा गुणवत्ता का पक्ष भी है, कई तरह के पक्ष हैं। तो शोषण से मुक्ति का रास्ता खोजने भी आज लखनऊ में ये भीड़ आई है। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन और सरकार, राजनीतिक नेतृत्व उत्तर प्रदेश के इन हजारों शिक्षा मित्रों की व्यथा को सहानुभूतिपूर्वक सुनेगा और कोई समाधान हो, और दीपावली से पहले इनकी तिहेरी पर, इनके आंगन में उम्मीद का एक दिया जल सके, ऐसा कोई रास्ता देगा। धन्यवाद।